चलिए आज हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स की। सबसे पहले बात करते हैं कि उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है या उसका स्मेल क्या होता है। देखिए जनरली क्या होता है, जितने भी हेलो अल्केन हैं दे हैव अ स्वीट स्मेल, है ना। यदि मैं मान लीजिए मैं पहला पॉइंट बात करूं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यदि मैं बात करूं पहली बात करूं तो मैं मान लीजिए हेलो अल्केन्स की बात करूं, यदि मैं हेलो एल्केन की बात करूं, यदि मैं स्मेल की बात करूं तो जनरली क्या होता है, इनके अंदर स्वीट स्मेल होती है। ठीक है, पहली बात क्या होती है, स्मेल तो स्वीट होती है। ठीक है, यदि इसके अंदर और आगे डिटेल में बात करें कि गैस होती है या लिक्विड, जनरली ये माना जाता है कि CH3Cl, CH3Br या CH3CH2Cl, ठीक है, या फ्लोरोमीथेन, ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे गैस होती है। दे आर गैस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसके अलावा, है ना, इसके अलावा अप टू C18 कार्बन वो होता है वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। दीज आर द वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, यदि, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, हायर जो होगा, हायर हेलो अल्केन होते हैं, दे आर वोलेटाइल सॉलिड होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये स्वीट स्मेल है और इनके पास होती है, ठीक है, ये एक चीज होती है, दे आर कलरलेस आल्सो, इनका कलरलेस होता है। बट जनरली ये माना जाता है कि ब्रोमाइड या आयोडाइड है वो सनलाइट के प्रेजेंस में कुछ कलर देते हैं। ठीक है, यानी क्या है, यू कैन राइट ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कैन गिव कलर इफ एक्सपोज टू लाइट। ये एक्सपोज टू लाइट ले लें या सनलाइट ले लें, ठीक है, तो कलर देता है जनरली, बट आप कलरलेस ही लेके चलिएगा। ठीक है, तो ये बात हमने हेलो अल्केन की कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल स्टेट क्या होती है उसके बारे में बात करी है। मान लीजिए हेलो एरिन्स की बात करें, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, हेलो एरिन क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, कलरलेस। ठीक है, कलरलेस और क्या जाएगा, प्लेजेंट ऑर्डर होता है लिक्विड, या तो ये होते हैं और या क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। मोस्टली तो आप लिक्विड लेके चलेगा, प्लेजेंट कलर होता है। ठीक है, तो ये फिजिकल स्टेट के बारे में हमने बात करी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो जनरली सारे हेलो अल्केन क्या है, सारे के सारे क्या है, वोलेटाइल है। ठीक है, तो इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि वोलेटाइल है तो इजीली वेपोराइज हो सकते हैं, तो वहां मेल्टिंग पॉइंट जनरली नहीं आता है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए फिर भी हेडिंग डाल देते हैं तो आप क्या बोलोगे, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट डाल दीजिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, यदि मैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहले मैं हेलो एल्केन की बात करूं, मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन बात करूं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जनरली नहीं आता है। देखिए सबसे पहली बात है, हम ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग में वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। दिस वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी वेरियस काइंड, डायपोल डायपोल, डायपोल नॉन डायपोल और नॉन डायपोल नॉन डायपोल। नॉन डायपोल नॉन डायपोल यानी नॉन पोलर को लंडन या डिस्पर्सिव फोर्स बोलते हैं। इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा होता है, डायपोल डायपोल। बट यदि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चला जाता है। यदि मान लीजिए थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक दे दूं,
कि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यदि मैं ऑर्डर ले लूं, ठीक है, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यदि आप ऑर्डर ले लें तो यानी सबसे पहले क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जिसमें, और हाइड्रोजन बॉन्ड उसके बाद आ जाता है डाइपोल, डाइपोल उसके बाद आता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाता है, लंडन फोर्स या डिस्पर्सिव फोर्स, डिस्पर्सिव फोर्स, ठीक है। ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर है। और यहां पर आप देखेंगे FON चाहिए, यानी मान लीजिए HF OH और NH बॉन्ड है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। अब अल्काइल हैलाइड की बात करें तो अल्काइल हैलाइड के अंदर CCl बॉन्ड है या CBr है या CF है या CI बॉन्ड है, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, तो वहां पर फिर हम डाइपोल डाइपोल पे चले जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि इन हेलो अल्केन, ठीक है, एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई है। अब आप देखिए, तो सबसे पहले यदि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यदि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन से, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ओके। तो इट इज इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेयर हो गया है। तो हमारे पास जब ये 1 एटमॉस्फेयर हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए हेलो एल्केन हमारे पास क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास दूसरी चीज ये आनी चाहिए, ठीक है, कि आपका वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करता है, वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मान लीजिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर लेस है, वेपर प्रेशर लेस है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई। इसका मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि ये ज्यादा है, वेपर प्रेशर लेस है तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सबसे पहला फैक्टर अपन ने जो पढ़ा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, किस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ओके। तो अब आप देख लीजिए, यहां पर कोई भी एग्जांपल आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट का ही है, आपके पास मान लीजिए CH3OH है, ठीक है, CH3Cl है और CH4 है, तो आप क्या बोलोगे कि यहां पर H बॉन्डिंग है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, ठीक है, यहां पर आपको क्या मिलता है, डाइपोल डाइपोल मिलता है, डाइपोल डाइपोल, ठीक है, यहां पर क्या मिलता है, डाइपोल डाइपोल, ठीक है। इसके अंदर क्या मिलता है, डिस्पर्सिव फोर्स या लंडन फोर्स मिलता है। तो यू नो सबसे स्ट्रॉन्गर क्या होता है, H बॉन्डिंग, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हुआ, मिथेनॉल का, देन मिथाइल क्लोराइड, देन मीथेन का, बट मेक श्योर कार्बन शुड बी सेम। ऐसा नहीं है कि मिथेनॉल 1 कार्बन ले ले और यहाँ पर ले ले क्लोरोइथेन, तो इतना गड़बड़ घोटाला नहीं चलेगा। तो पहला चीज तो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आपका आ जाना चाहिए, ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट, सपोज मान लीजिए ऑल आर अल्काइल हैलाइड, तो आपको ये पता है कि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड अपॉन द मास एंड साइज, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि डिपेंड किस पे कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे ही कर रहा है ना, ठीक है। बट सपोज सबके अंदर डाइपोल ही है, क्योंकि मान लीजिए सारे अल्काइल हैलाइड है, सबके अंदर डाइपोल ही है, तो आप क्या बोलोगे कि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to mass या size, मास या साइज पे डिपेंड करता है, मास एंड साइज पे भी डिपेंड करता है, यानी जिसका साइज ज्यादा होगा उस पे भी डिपेंड करेगा। तो आप यहां पर क्या बोल सकते हैं,
डायरेक्टली लिख दीजिए कि मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, इस पे भी वो डिपेंड करता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड करता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो मॉलिक्यूलर मास में भी क्लियर हो गया है। एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे पहला एग्जांपल आपने लिया, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मान लीजिए CH3Cl, CH3 CH2Cl, CH3 CH2 CH2 CH या CH3 CH2 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 Cl, सबका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। दूसरा केस क्या हो जाता है कि मान लीजिए फ्लोराइड है या ब्रोमाइड है, फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है या आयोडाइड, तो इनमें भी क्या है आप देख सकते हैं, जितना साइज बढ़ेगा या मास बढ़ेगा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट बढ़ना ही चाहिए। तो ये भी क्लियर हो गया है कि मॉलिक्यूलर मास पे बात हो रही है। ओके, अब देखिए तीसरी चीज आ सकती है कि मान लीजिए सबका मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, तो जब मॉलिक्यूलर मास सेम है तो सीधा चला जाएगा साइज पे। किस पे चला जाएगा? साइज पे, क्योंकि साइज ज्यादा होगा तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना ज्यादा साइज तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो तीसरा जो केस आता है वो आता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचिंग, क्योंकि आपको पता है ब्रांचिंग जितना ज्यादा होगा उतनी साइज कम होगी, और साइज कम होगी तो क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, आई बात में, क्योंकि साइज से आप नहीं समझ पाए। मान लीजिए अभी अपन ने क्या बोला है कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, और आपको पता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांचेस जितनी ज्यादा होगी साइज छोटी होगी ना। ठीक है, इसलिए क्या है आप लोगों के लिए इजी है तो नंबर ऑफ ब्रांचिंग मैंने लिख दिया है। ठीक है ना, यानी ये जनरली कब होता है? जब आइसोमर्स हो। ठीक है, तो आइसोमर्स के अंदर ये एग्जांपल आपके पास आया है। मान लीजिए यहां पर बॉइलिंग पॉइंट आपको निकालना है। ठीक है, आप देखेंगे CH3 CH2 CH2 और CH2Cl। ठीक है, मान लीजिए CH3 CH2 CH3 Cl, थोड़ा सा ब्रांचिंग आ गई तो साइज छोटी हुई। ठीक है, अब आप देखो, आप देख और आ गया तो ये क्या हो गया है, ब्रांचिंग आ गई। तो यानी जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रही है साइज छोटी हो रही है, साइज छोटी हो रही है तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देखिए भले मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है बट आप लोगों के लिए आसान है, कंसेप्ट एक ही है कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बस यही कंसेप्ट है और कोई कंसेप्ट नहीं है। आप बोलोगे कि 3 फॉर्मूला हमें याद कैसे रहेंगे, वो तो मैंने क्या है कॉमन फैक्टर के थ्रू मैंने आपको समझाया है। इज इट क्लियर? इसका भले नाम लिखना हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉमन नेम लिख रहा हूं, कॉमन नेम नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। यानी ये 3 डिग्री हुआ, ये क्या हुआ है 2 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री। यानी जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होगी, ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बेसिक्स मैंने ये चीज समझाई है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन के बारे में बात हमने कर ली है। ठीक है, यदि आप बात कर सकते हैं तो देखिए हमारे पास जो डेटा जो बता रहा है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और हमने एल्केन्स का पढ़ा था तो उसमें तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, बिकॉज हमने 3 फैक्टर हमने वहां ध्यान दे दिए थे रिगार्डिंग द वैन डर वाल्स। देखो ले दे के आप देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि प्योरली कंक्लूडेड करूं, ठीक है, पहले मेरे पास डिफरेंट ग्रुप था तो मैंने देखा सबसे ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद डायपोल डायपोल, फिर नॉन पोलर या जिसको अपन डिस्पर्सिव फोर्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद सेम मॉलिक्यूल्स आ गया तो जो डायपोल इंटरेक्शन था वो सेम था, तो फिर मैं क्या चला गया, साइज पे चला गया। यानी
जितना बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा, जितना बड़ा, बिकॉज एज द नंबर ऑफ कार्बन इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, क्या हो जाएगा, साइज इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस। तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आल्सो डिपेंड अपॉन द साइज और मास, तो ठीक है। तो इसलिए एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, ठीक है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। आप दोनों एंगल से ले सकते हैं, इसलिए मैंने एक सिंपल वे में मोलार मास ले लिया कि जिसका मोलार मास बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बट ऑब्वियस है जिसका मोलार मास ज्यादा होगा उसकी साइज भी तो ज्यादा होगी, ठीक है। फिर तीसरा केस हमने पढ़ा कि जिसका मोलार मास सेम है तो ऑटोमेटिकली घूम फिर के आ तो अपन साइज पे ही रहे। तो फिर हमने देखा कि ब्रांचिंग देखी, जितना ज्यादा ब्रांचिंग हो जाएगा तो उस मॉलिक्यूल की साइज छोटी हो जाएगी, साइज छोटी होने की वजह से वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। ध्यान से यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर यदि मैं इस डेटा को मैं देखूं, बहुत क्लोजली देखूं, तो मेरे पास क्या जाएगा कि वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो ही डिसाइड कर रहा होगा। ये तो टेक्निकली क्लियर हुआ, ठीक है। यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर डायपोल मोमेंट की बात करूं, ठीक है, तो आप जरा ये डेटा देखेंगे, इस डेटा के हिसाब से आप देखेंगे तो इस डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा किसका है, ऑर्थो का, उसके बाद पैरा का है, और उसके बाद किसका है, मेटा का। ये मैं बात कर रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन बॉइलिंग पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका है, पैराक्लोरो को। तो मैं बोलूंगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज हाईएस्ट या मैक्सिमम, जो भी आप बोलना चाहते हो, ठीक है। बहुत मैक्सिमम है और कंपैरेटिवली देख लो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर है, उसके कंपेयर में मेल्टिंग पॉइंट इसमें बहुत सडन इंक्रीजेस है। तो इसका रीजन होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज मैक्सिमम ड्यू टू मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी, यानी पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। ये चीज पैकिंग एफिशिएंसी टर्मिनोलॉजी हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ी हुई है, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी, अब आप बोलोगे कि पैकिंग एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है, तो मेक श्योर जो पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी, सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन यानी क्या होगा कि इसकी जो सिमेट्री है क्या जाएगा, ये क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है, दिस इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। तो कंपैरेटिवली क्या होता है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से, तो बीइंग ए मोर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इट पैकिंग एफिशिएंसी इज हायर, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए डाइक्लोरोबेंजीन इज हाईएस्ट। तो पहले मेल्टिंग पॉइंट को अपन ने वर्कआउट कर लिया, तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर मैं बात करता हूं बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया कि आपसे पूछना आ जाए कि व्हाई द पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैव ए मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा हो जाता है। अब बात आ जाती है बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में यदि हम बात करें तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास किसका है, ज्यादा किसका है, ऑर्थो का, फिर है पैरामेटा। चलिए तो कई बार हम लोग जाते हैं डायपोल मोमेंट पे, तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है डायपोल मोमेंट, क्योंकि देखिए डायपोल मोमेंट से पोलैरिटी डिसाइड होती है और पोलैरिटी से वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड होता है, ये भी हम मानते हैं, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट जो है म्यू है विच इज इक्वल टू μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, this is the formula and we know that cos 0 is equal to 1, cos 90 is equal to 0 and cos 180 is equal to -1, ठीक है। यानी मान लीजिए यहाँ का डायपोल मोमेंट जो भी है, डायपोल मोमेंट म्यू है, डायपोल मोमेंट म्यू है, तो म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू cos 60 डिग्री, यहाँ पर थीटा कितना है 60, यहाँ पर कितना है 120,
ये थीटा कितना है 180, इसका मतलब यहाँ पर cos 180 होगा तो -1 होगा तो डायपोल मोमेंट फॉर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज 0। तो आप देखेंगे यदि डायपोल मोमेंट का ऑर्डर देखें तो डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर आएगा सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा, तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा ऑर्थो, उसके बाद मेटा और उसके बाद पैरा, तो आप लिख दीजिएगा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, यानी डायपोल मोमेंट का ऑर्डर ये आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए मैं कोई इसके अंदर किसी भी तरह का कोई बात नहीं कर रहा हूं कि भाई कोई पार्टियां मारना या कुछ, आप ऐसा समझ लीजिए कि जबरदस्ती का हिला डुला के याद करा देना कि भाई ये है। ठीक है, हम सिर्फ गैस कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकली बात नहीं करें। यदि मैं सिर्फ ये पोलैरिटी को देखूं तो मेरा क्या आना चाहिए था ऑर्थो मेटा पैरा, बट क्योंकि इनकी लगभग साइज लगभग बॉइलिंग पॉइंट सेम आ रहा है तो आप ये बोलोगे इसका है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पोलैरिटी है। क्लियर हुआ, इसको साइड कर दीजिए। ठीक है, यानी आप इसको बोल सकते हैं कि इसका क्या है, क्योंकि ये बोलेंगे मोस्ट पोलर है। ठीक है, बात खत्म कर दी। इन दोनों में जो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये कहीं नहीं होता है, मैं मेरे हिसाब से डिसाइड कर रहा हूं। आप देखेंगे कि यदि यहां पर सरफेस एरिया और यहां पर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली साइज ज्यादा है। कंपैरेटिवली क्या है, साइज ज्यादा है, क्योंकि क्या है ये एलोंगेटेड फॉर्म है, साइज ज्यादा है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि थोड़ा बहुत वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मार्जिनल इंक्रीज हो जाएगा, मार्जिनल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा पैरा ज्यादा होगा। दिस इज माय गैस ओनली, ऐसा नहीं है कि मैं कोई है, अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा रहा हूं मैंने कोई ऐसा नहीं कहा, फिर भी मैं अज्यूम करता हूं क्योंकि वंडरवाल साइज पे भी तो डिपेंड करती है। तो ये मैं मान के चलता हूं कि यदि इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ रहा है तो सिर्फ इसके वजह से, क्योंकि ये थोड़ा सा एलोंगेटेड है तो इसका साइज और इसके साइज में ये थोड़ा सा जीत जाता है, इसकी वजह से मार्जिनल, क्योंकि ऐसे तो देखा जाए तो डायपोल मोमेंट 0 है, बट क्योंकि देखो डायपोल मोमेंट 0 है तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि उसके अंदर वंडरवाल 0 खत्म ही हो गया है। ठीक है, कुछ ना कुछ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहेगा, तो वो होगा थोड़ा साइज उस पे जीत जाता है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ गैस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो यहां तक था मेल्टिंग पॉइंट में मैं शॉर्ट था, मैंने बता दिया। अभी तक जो भी सारी चीजें बताई जो शॉर्ट थी वो मैंने वर्कआउट कर दी है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करते हैं सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो यदि मैं सॉलिबिलिटी की बात करूं तो हमारे पास सॉलिबिलिटी जो है वो डिफरेंट तरीके की होती है। जैसे सॉलिबिलिटी आती है किसकी, वाटर में आयनिक कंपाउंड की या कोवैलेंट कंपाउंड की। ठीक है, तो आप तीसरा जो चीज ले सकते हैं वो आप ले सकते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आप बात कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए थोड़ा फ्लैशबैक करता हूं कि यदि जो आयनिक कंपाउंड थे उनके लिए सॉलिबिलिटी की क्या पैरामीटर था, तो आयनिक कंपाउंड के अंदर मैंने क्या बोला था, वहां पर वर्ड आता था लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, यदि लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी को डोमिनेटेड कर जाती, ठीक है, पहला पॉइंट, तो आप क्या बोल सकते थे, इनसॉल्युबल। ठीक है, और यदि यहां पर दूसरा आता LILB लैटिस एनर्जी लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी आता तो आप उसको क्या बोल देते, सॉल्युबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्युबल बोलते हैं। डन, यहां तक क्लियर हुआ। तो ये पैरामीटर किसका था, आयनिक कंपाउंड। बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर है कोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि जितने भी कंपाउंड है, हेलो एरीन्स है या हेलो अल्केन है, दीज आर द कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी RX है, ठीक है, नो डाउट RX की थोड़ी बहुत तो पोलैरिटी होगी। ओके, RX कैन हैव ए पोलैरिटी लाइक प्लस एंड माइनस। ठीक है, अब मान लीजिए वाटर के अंदर इसको मैंने डाला। ठीक है, वाटर कैन हैव ए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, मेरे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसा है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स का ये है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये हम ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है बच्चों, में
कोशिश कर रहा हूं पूरा ढंग से डिटेल्स में समझाऊं, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब आप देखिए कि व्हाट इट विल ट्राई, ये वाला जो है मान लीजिए x है, ये भी तो क्या है, ये प्लस, ये भी तो माइनस है, ये भी तो प्लस है, ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए राइट साइड के अंदर एक अलग है, ब्लू में अलग है, तो आप क्या बोलोगे यहां पर क्या है, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगी, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि एस अल्काइल हैलाइड, देखो ये अल्काइल लिख दूं या अराइल लिख दूं, एक ही बात है ना। एस अल्काइल हैलाइड इज अप्रोच वाटर मॉलिक्यूल्स then there is release of energy, यानी आप ये समझ लीजिए कि जो अल्काइल हैलाइड वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी उसमें अपने आप को सॉल्युबल होने की कोशिश करेगा, वहां से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, यानी यहां से एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी यूटिलाइज होनी चाहिए ये बॉन्ड को ब्रेक, क्योंकि बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। तो वो जरूरी है, ठीक है। तो देखिए एज ए अल्काइल हैलाइड इज अप्रोच वाटर मॉलिक्यूल देन देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर H bonding between वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स। यहां तक समझ में आ गया है, बिल्कुल समझ में आ गया है। बट क्या होता है, जो यहां पर यानी यहां से एनर्जी रिलीज हुई है वो यूटिलाइज होगी, सपोज यहां पर 10 रिलीज हुई और यहां पर रिक्वायर्ड हुई 8, तो 10 इज मोर देन 8, तो इसका मतलब 10 जो एनर्जी रिलीज हुई है वो सफिशिएंट थी इसको ब्रेक करने के लिए, यानी वहां पर अल्काइल हैलाइड क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो क्या होता है, यहां पर लेस एनर्जी रिलीज which is not sufficient to break intermolecular H bonding in water, ठीक है, यानी समझ में आ गया है, ये इतनी ज्यादा नहीं होती। अब आप देखो नहीं ज्यादा हुई तो क्या हुआ है, जब ज्यादा नहीं हुई तो क्या होगा, अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड, क्या होगा, इससे क्या होगा, अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड, है ना। अराइल हैलाइड का मतलब हेलो अल्केन ही बच्चों, है ना, हेलो एरिन्स को अराइल हैलाइड ही बोलते हैं, आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। अब आप देखो, आपको पता है ये कोवलेंट कंपाउंड है, तो क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, तो आप क्या बोलोगे, अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड आर हाईली सॉल्युबल इन, इसमें सॉल्युबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या क्या होते हैं, बेंजीन ले लो, CCl4 ले लो, ईथर ले लो, अल्कोहल ले लो, एटसेट्रा, ठीक है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो यहां तक सॉलिडिटी के बारे में भी हमने बात कर ली, ओके, डन। इसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि नहीं आप इसको करेंगे, ठीक है। मैंने आपको भी बताया है कि लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, तो वहां पर काफी क्वेश्चंस वो भी आए थे, एक मतलब 2-3 क्वेश्चंस को मिला के क्वेश्चंस बने थे, तो कई बार कंसेप्ट यूज हो सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है, डेंसिटी, ठीक है। जनरली क्या होता है बच्चों डेंसिटी का, यदि मैं डेंसिटी का फॉर्मूला में लूं तो आपको पता है
डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ठीक है। यानी मैंने मॉलिक्यूल वर्ड इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ठीक है। यानी आप देखेंगे तो जनरली आप अल्काइल हैलाइड में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, कार्बन का डिफरेंस होगा या हाइड्रोजन, तो आप देखेंगे ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। यदि मैं मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा हूं, क्योंकि आपने जब भी चलिए मैं थोड़ा सा मैं एटम की बात करता हूं, तो जनरली क्या होता है, ये मोर होता है, इसीलिए जनरली आप इसको कंक्लूडेड कर देते हैं कि जो डेंसिटी जो है उसका जो है वो आप मोलार मास पे ही ले लिया करो, कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। आप इसी कंक्लूजन में चला करिए, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन से मास बढ़ता है उतना प्रोपोर्शन में वॉल्यूम नहीं बढ़ता, ओके, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड हो गया है। तो अब आप देखिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए अपन कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, डेंसिटी का ऑर्डर ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर जो भी है डेंसिटी का, लाइक आपने ले लिया C3H7 क्लोरीन, C3H7 क्लोरीन, C3H7 ब्रोमीन, सब नॉर्मल चेन ले ली है ना बच्चों, C3H7 आयोडीन, क्योंकि देखेंगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो ये डेंसिटी का ऑर्डर आ गया है, ठीक है। मान लीजिए जैसे CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3, ये आप इधर ले लीजिए, ठीक है। यहां पर C2H5Cl, C3H7Cl and C4H9Cl। यानी आप देखेंगे यहां पर हेलोजन का मोलार मास बढ़ा रहा हूं, यहां पर कार्बन की वजह से मोलार मास बढ़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ऐसा केस आ जाएगा CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4, ठीक है। ये भी डेंसिटी का ऑर्डर हो सकता है। मान लीजिए आपके पास फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन एंड आइडोबेंजीन, ठीक है। तो ये लगभग आप देखेंगे मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड है, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप ध्यान से देख सकते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो आप जनरली ये वाला पैरामीटर से चल दीजिए। अच्छा, अब आप देखिए इसमें एक चीज नोट करके लिख दीजिएगा, नोट करके लिख लेना है कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी जो हेलो अल्केन की है, सॉरी हेलो एरीन्स की, नॉट हेलो अल्केन, ठीक है, हेलो एरीन्स की जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा होती है, ठीक है। यानी हेलो एरीन्स आर हेवियर देन वाटर। तो ये कई बार आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। चलिए अब हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यदि आप बोलोगे अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस इज द इंटेंस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है, वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी मोलार मास, ठीक है। आप देख सकते हैं ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन का मतलब क्या हुआ, CH3Br, दिस इज ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म हमने पढ़ा हुआ है दिस, क्योंकि CHCl3 इज नॉन एज क्लोरोफॉर्म, CHBr3 इज ब्रोमोफॉर्म, CHI3 इज आइडोफॉर्म। ये आ जाएगा CH3Cl, ये CH2Br2। तो आप देख लीजिए जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ये पड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या जाएगा, सबसे कम किसका आएगा, CH3Cl, CH3Br, CH2Br2 एंड CHBr3। तो आप नेम के हिसाब से भी लिख दीजिए, मैंने फॉर्मूला के हिसाब से लिख दिया है,
क्लोरोप्रोपेन की बात करें तो CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH3 Cl, यहां पर आ जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है बिकॉज देयर इज अ 4 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन। तो आपका जो भी आंसर आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका आ जाएगा, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास इसका है। तो आप क्या बोलोगे, 1 क्लोरो ब्यूटेन, सबसे ज्यादा उसका आ जाएगा। अब आप देखिए इन दोनों में देखा जाए तो आप देखेंगे नंबर ऑफ ब्रांचिंग इसमें ज्यादा है। तो मैंने क्या कहा था, जिसमें जितनी ब्रांचिंग ज्यादा हो जाती है साइज कम होती है, साइज कम होती है तो क्या है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इसीलिए अपन ने क्या लिखा था, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस। बट ये कब होता है, जब मॉलिक्यूलर मास सेम है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, इसका ज्यादा है, ज्यादा है तो सबसे पहले उसका लिख दिया। इन दोनों में जब हमारे पास क्या है कि सेम है तो ध्यान दीजिए इसमें ब्रांचिंग हुई तो ये आ जाएगा, यानी आपका जो आया ये आया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, एंड यहां पर आ जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, यहां तक इंटेक्स क्वेश्चन। अनदर इंटेक्स 10.2 ये थोड़ा प्रिपरेशंस का है तो मैंने अभी ले लिया कि व्हाई द सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड इन ड्यूरिंग द रिएक्शन। याद करेंगे हम लोगों ने जब रिएक्शंस की थी विद HBr, तो देखिए हमने पढ़ा था CH3 CH2OH प्लस HBr यूज किया, ठीक है, H2SO4 यूज किया तो मींस हमें मिल गया, क्या मिल गया था, यहां से वाटर चला गया तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म CH3 CH2Br प्लस वाटर। ठीक है, H2SO4 बन गया। बट यहां पर होता क्या है कि Hi प्लस H2SO4 एंड H2SO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो क्या करता है, Hi को क्या करता है I2 में कन्वर्ट कर देता है, यानी Hi का ऑक्सीडेशन कर लेता है। दैट्स व्हाई H2SO4 यूज नहीं करते, ये यूज करते हैं H3PO4। ये मैंने समझाया था। यदि यहाँ पर Hi ले लो या Ki ले लो या NaI ले लीजिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, चलिए और इंटेक्स क्वेश्चंस 10.3 राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारे पास प्रोपेन है, स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोपेन इज CH3 CH2 CH3। अब आप देखिए डाई हेलो, ठीक है, आप देखेंगे तो हम विस्नल डाइहाइलाइड बना सकते हैं, जेड डाइहाइलाइड बना सकते हैं, अल्फा आइसोलेटेड भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH2 CH Cl2, यानी जेम डाइहाइलाइड हुआ। इस पे देखो यहाँ करूँ सेम है, ठीक है, इसका मतलब मान लीजिए ये A और ये मेरे लिए B है। ठीक है, सेकेंड मान लीजिए स्ट्रक्चर हुआ है CH3, ठीक है, CH3 एक Cl यहाँ लगाया, एक Cl यहाँ लगाया। पहले जेम डाइहाइलाइड क्लियर कर दिया। विस्नल डाइहाइलाइड क्लियर करते हैं। विस्नल डाइहाइलाइड कॉन्जुगेटिव कार्बन पे होना चाहिए, ठीक है, ये Cl तो आप देख लीजिए मैं यहाँ पर 2 Cl लगाऊं या ये 2 Cl लगाऊं सेम ही है, क्योंकि दिस इज द केस ऑफ प्रोपेन। तो ये थर्ड केस हुआ। फोर्थ केस अब मुझे जाना पड़ेगा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब एंड कर सकते हैं ये Cl ये Cl। आइसोलेटेड का मतलब नाइदर जेम नॉर विस्नल। तो मेरे पास ये टोटल 4 आइसोमर ही पॉसिबल है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए अमंग द आइसोमेरिक अल्केन ऑफ ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 identity the one that on photochemical chlorination yield a single monochloride, 3 isomeric chloride and 4 isomeric monochloride। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस ऑलरेडी किया हुआ है बट फिर भी एक बार हम कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखेंगे C5H12 है, C5H12 यानी पेंटेन। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले CH3 CH2 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 CH3 एक आइसोमर ये, दूसरा आपके पास आएगा ये आएगा, ठीक है, और तीसरा आपका केस जो आएगा आइसोमर वो ऐसा आएगा। दीज आर द 3 आइसोमर। ठीक है,
आप चेक कर लीजिए, 3 के अलावा कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा। ओके, अब आप देखो सिंगल मोनोक्लोरिनेशन। सिंगल मोनोक्लोरिनेशन का मतलब ऑल दिस 4 आर सेम। इसका मतलब इसका जो आंसर जो आना चाहिए वो आपका ये स्ट्रक्चर आया, ठीक है, बिकॉज ऑन मोनोक्लोरिनेशन, यदि मोनोक्लोरिनेशन दे तो आपको सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट देगा, ये वाला फॉर्म एक ही टाइप का प्रोडक्ट देगा। तो इसका आंसर ये आया है। यदि इसका कॉमन नेम लिखना है तो नियोपेंटाइल क्लोराइड लिख दीजिए, ठीक है। नियो, बहुत अच्छे क्वेश्चन से, ये अच्छे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। नियोपेंटाइल क्लोराइड पूछा है। 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड है, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड है, तो आप देख लीजिए, और 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। आप देखेंगे कि यहां पर आप देखेंगे, मैं यहां लगाऊं तो सेम है, यहां लगाऊं तो सेम है, ये सी आया। इज इट क्लियर? तो मेरे पास 3 आइसोमेरिक है, तो उसका फॉर्मूला आपके पास ये आ जाएगा, CH3 CH2 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 CH3। इसको क्या बोलेंगे? पेंटेन, ठीक है। आप इसका यदि आपको ये बनाना है, ये वाला स्ट्रक्चर आई होप क्लियर हो गया होगा। तो पहले वाले का सॉल्यूशन तो ये आ गया है। इस वाले का सॉल्यूशंस आप देखेंगे कि यदि मोनोक्लोरिनेशन करते हैं तो एक Cl ये, दूसरा Cl ये, एंड यदि मैं थर्ड Cl की बात करूं तो ये आया, क्योंकि ठीक है ये 3 Cl आप में आ जाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो ये 1 2 3। कल को क्या होता है बच्चों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये प्रोडक्ट भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं प्रोडक्ट भी साथ के साथ बना रहा हूँ, ठीक है। तो थर्ड और सेकंड वाले का भी सॉल्यूशन आ गया। अब थर्ड वाले का देख लीजिए। देखिए थर्ड वाले के अंदर आपके पास क्या आएगा, देखिए ये दोनों सेम है, तो मैं इसको मैं ए लिख रहा हूं, ये बी, ये सी एंड डी, यानी आपके पास क्या है, 4 फॉर्म है, 4 फॉर्म है। इसका मतलब CH2 CH3 H, CH2 CH3 Cl 1, CH3 CH2 CH3 2, CH3 CH3 H CH CH3 3, CH3 CH3 H CH2 CH2 Cl, ये 4 फॉर्म है। इज इट क्लियर? तो इसका 4 फॉर्म है, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा CH3 CH3 H CH2 CH3। इसे बोलते हैं आइसोपेंटेन। क्या बोलते हैं इसको? आइसोपेंटेन, ठीक है। तो हमने अभी तक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या प्रीवियस जो भी है क्वेश्चंस वो भी मैंने थोड़ा रिवाइज करा दिया है, ठीक है। अब डेफिनेटली हम केमिकल प्रॉपर्टीज में मूव करेंगे, बट केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले जैसे SN1 SN2 E1 E2 एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एज वेल एज इलेक्ट्रोफिलिक, उससे पहले आपको ये रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि जब हम SN1 SN2 में जाएंगे तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो हमें ये रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। तो आई होप शायद वो नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं करवा पाऊंगा, कि आज तो नहीं हो पाएगा। फिर SN1 SN2 में आएगा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, तो आपको सॉल्वेंट को रिकॉग्नाइज करना भी आना चाहिए कि सॉल्वेंट कितने प्रकार के और होते हैं, ठीक है। तो मैं पहले टाइप ऑफ सॉल्वेंट डिस्कस कर लेता हूं, तो मोस्ट प्रोबेबली आज यही खत्म होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियोफाइल पे बात करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्वेंट कंप्लीट करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए हमारे पास सॉल्वेंट है, और अभी ये सॉल्वेंट को समझना क्यों जरूरी है और क्या रोल है। देखिए SN1 SN2 ये बहुत बड़ा रोल सॉल्वेंट पे आएगा, यानी जब भी है मोस्ट प्रोबेबली शायद नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिटी, बेसिसिटी, पूरा लेक्चर उसमें जाएगा, क्वेश्चंस बनते हैं। नो डाउट सॉल्वेंट पे ऐसे क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर सॉल्वेंट, वो नीट लेवल तक बनते हैं, बट मोस्टली SN1 SN2 में सॉल्वेंट का रोल आता है, इसलिए हमारे को सॉल्वेंट को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, ठीक है। यदि मान लीजिए सबसे पहले मैं बात करूं तो सॉल्वेंट्स हमारे पास किस टाइप के होते हैं, तो हमारे पास सॉल्वेंट 2 टाइप के होता है। पहला होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर, ठीक है।
पोलार एंड नॉन पोलार, यानी पोलार जो है जिसका डायपोल मोमेंट क्या है नॉन जीरो, और नॉन पोलार है जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। पहले क्लियर हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलार एंड नॉन पोलार। द पोलार सॉल्वेंट जिसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, और नॉन पोलार का क्या है डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, सॉरी। अब देखिए यहां पर आपके पास एग्जांपल ले, ठीक है, तो एग्जांपल आपके पास पोलार नॉन पोलार सॉल्वेंट के बहुत सारे आ सकते हैं। जैसे आपने बोला है बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन आपने ले लिया है, नॉन पोलार आ गया है। साइक्लोहेक्सेन ले लीजिए, जैसे साइक्लोहेक्सेन, या आप ऐसा लिख दीजिए, या इसका आपको पता है चेयर फॉर्म स्टेबल होता है, ये साइक्लोहेक्सेन भी आ गया है नॉन पोलार में, ठीक है। आपका तीसरा केस आ सकता है नॉर्मल हेक्सेन आल्सो, नॉर्मल हेक्सेन या नॉर्मल पेंटेन, ये सब क्या होते हैं आपके नॉन पोलार होते हैं, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, ठीक है, या अप्रोक्सीमेट जीरो होता है, इतना बात कर सकते हैं। अब देखिए पोलार जो है, पोलार भी दो टाइप में डिवाइड होता है। पोलार फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ठीक है, पोलार को भी आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है पोलार प्रोटिक, है ना, पोलार प्रोटिक, है ना, पोलार अप्रोटिक, ठीक है, पोलार प्रोटिक एंड पोलार अप्रोटिक, ठीक है। पोलार प्रोटिक का मतलब जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो, ठीक है। अप्रोटिक के अंदर क्या हो जाएगा, नॉट एसिडिक हाइड्रोजन हो, नॉट एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यानी घर का फोन समझ सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं कि जहां पर OH NH जैसे यहां पर आप ट्रिक लगा सकते हो कि ट्रिक लगा सकते हो H F O और N के साथ हो, ठीक है। ये ट्रिक से आप ध्यान दीजिए कि ये प्रोटिक होगा। तो आप कितने भी प्रोटिक सॉल्वेंट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका हुआ है वाटर, एग्जाम्पल में देख लीजिए आपका वाटर है, क्योंकि बच्चों कई जगह आपको लिखेगा प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलार प्रोटिक, है ना, पोलार प्रोटिक बोले या प्रोटिक भी बोले तो गड़बड़ी मत करिएगा, ठीक है ना। जैसे वाटर हुआ, HCHO हुआ, फॉर्मिक एसिड, इसे आप क्या बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड आ गया, ठीक है। आप यहां पर बोल सकते हैं अमोनिया बोल सकते हैं। तो दीज आर पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। यानी जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन या जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल सकती है बट इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो ये है, और सबसे बढ़िया है एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां से H+ जा सकता है, यहां से H+ जा सकता है, यहां से H+, यहां पर H+ जा सकता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है, ये एग्जांपल भी क्लियर हो गया है। यहां पर एग्जांपल थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहां पर एग्जांपल में शॉर्ट फॉर्म ज्यादातर यूज होता है। जैसे मान लीजिए आपको देखने को मिलेगा DMSO, ठीक है, DMSO को बोलते हैं डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, या है ना, जैसे आपने देखा होगा एक स्ट्रक्चर होता है एसीटोन, ठीक है। एसीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन। अब आप देखो यहां पर भी मैंने एसीटोन बनाया, बट मैंने क्या करा कि कार्बन की जगह सल्फर रख दिया, कार्बन की जगह सल्फर रख दिया, तो इसे क्या बोलेंगे डाइमिथाइल, ठीक है। DMSO का फुल फॉर्म लिख सकते हो डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, DMSO का फुल फॉर्म लिख रहा हूं डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, जगह नहीं है बच्चों तो मैंने यहां से लिख दिया DMSO, ठीक है। एक और मिलेगा DMA, ठीक है, तो ये आ जाएगा डाइमिथाइल एसिटामाइड, डाइमिथाइल एसिटामाइड, और ये आएगा DMF, वो आएगा डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड, ठीक है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। आप देख सकते हैं DMA, ठीक है। आपको पता है कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटामाइड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटामाइड। आप चाहो तो ये फॉर्म यही नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, डाइमिथाइल दिस। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसकी जगह ये आ गया, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन होगा तो देयर इज एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पर कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। मान लीजिए
एसिटामाइड आ जाता है। कोई बोलेगा कि सर एसिटामाइड, तो एसिटामाइड इधर आएगा, एसिटामाइड इधर आएगा क्योंकि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, जहां पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये आता है डीएमए। एसिटामाइड है तो आप इसमें डालेंगे, और डाइमिथाइल एसिटामाइड है तो आप इसमें डालेंगे, ये गलती मत करिएगा, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट जो आ जाता है, ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल आ जाता है, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, अब मान लीजिए ये फोर्थ ऐसा आया तो इसे डीएमएफ लिखेंगे, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है, HCONH2, ठीक है, इसे फॉर्मामाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया HCNH2, बट यदि यही हाइड्रोजन हट जाए और यहाँ पर CH3 लग जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल एसिटामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो क्लियर, सॉल्वेंट जानना जरूरी है। और मान लीजिए ये एक और आ गया है, जैसे आपके पास कुछ भी, अपने पास CH3CN ले लिया, CH3CN ले लिया, तो आपको क्या मिलेगा, इसे बोलते हैं एसिटामाइड, सॉरी यहां पर आपको क्या बोलेंगे, मिथाइल साइनाइड, दिस इज नॉन एज मिथाइल साइनाइड, है ना, या एसीटोनाइट्राइल, इसे क्या बोलेंगे, एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। तो एसीटोनाइट्राइल क्या है, इसके अंदर कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। या आप ऐसा बोलोगे एसिडिक हाइड्रोजन, इसका मतलब सबसे अच्छी ट्रिक बताई हुई है, OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड है, NH बॉन्ड है, NH बॉन्ड है, NH बॉन्ड है, इसमें कहीं भी OH NH बॉन्ड नहीं है। तो सबसे बढ़िया ट्रिक बता दी मैंने आपको, ठीक है ना, कि कभी एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढना है तो आपको गड़बड़ी नहीं लगे। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चंस और कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो है टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि एक दो क्वेश्चंस मैं और डिस्कस कर लूं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। राइट द मेजर प्रोडक्ट फॉर द क्लोरीनेशंस, फटाफट से, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सेलेक्टिविटी। और ये मान लीजिए आपके पास ये आया है 2-मिथाइल ब्यूटेन और इसका क्लोरीनेशंस आपको दिया हुआ है HNu, ठीक है। अभी इस टाइप का मैंने क्वेश्चंस किया था एनसीईआरटी लेवल पे। अब आप देखिए कि इसमें कौन सा मेजर है और कौन सा है। चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जैसे मैंने अभी इंडेक्स का था, 4 क्वेश्चन है, उसमें मेजर माइनर ढूंढना है। तो ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पर ये A था, ये B था, ये C था, ये D था। कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया हुआ है सेलेक्टिविटी फैक्टर, सेलेक्टिविटी फैक्टर या सेलेक्टिविटी या रिएक्टिविटी फैक्टर, जो भी आप लिखना चाहो। क्लोरीनेशंस का अपन ने क्या लिखा है, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 1 डिग्री हाइड्रोजन को निकालने के लिए 5, 3.8 और 1 होता है। अब मान लीजिए मुझे A निकालना है, तो A में क्या है आपको पता है, A में मेरे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन है, बट वो कैसे है, 6। यहाँ पर ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, बट ये भी 1 डिग्री है, बट ये B अलग टाइप का है। क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट अलग है। तो ध्यान दीजिएगा, ये B में मेरे को कितने हैं, 1 हाइड्रोजन, C में मेरे पास 2 हाइड्रोजन और मेरे पास D में 3 हाइड्रोजन है। ध्यान दीजिए ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए मैंने 6 लिखा है, पर क्योंकि 1 डिग्री है तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये मेरा B 3 डिग्री है तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। दिस इज 2 डिग्री तो मैं ये 3.8 से मल्टीप्लाई करूंगा। दिस इज 1 डिग्री तो वंस अगेन 1, तो 6, 5 आ जाएगा 7.6 और ये आ जाएगा 3। टोटल करते हैं 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 7 21.6, ठीक है। तो इसका परसेंटेज कितना होगा देख लीजिए, यहां पर ये सबसे ज्यादा है 7.6 है, C पे सबसे ज्यादा है 7.6। तो यानी यदि आपसे पूछा जाए तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा क्या आएगा, C, उसके बाद क्या जाएगा A, उसके बाद आ जाएगा B, उसके बाद आएगा D। क्योंकि परसेंटेज जब निकालते हैं तो आप क्या बोलोगे, 6/21.6 into 100, 5/21.6 into 100, 7.6 upon 21.6 into 100, 3 into 21.6 into 100। यदि परसेंटेज पूछे तो आप ऐसे निकाले, और यदि मेजर माइनर पूछे तो आप ऐसे निकाल दीजिए। यानी यहाँ पर आपका जो C है
वो ऐसा है। तो दिस इज द मेजर। Cl यहां पर C पे लगाएगा, A पे आया तो आपका A वाला ये आया है, फिर B वाला कौन सा आया है, ये वाला, B वाला ये है, और D वाला आपका ये है। इज इट क्लियर? तो दिस इज द प्रोपोर्शन। इस तरह से अपन क्वेश्चंस निकालते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक और क्वेश्चंस करके फिर वाइंड अप करते हैं कि कैसे इसमें निकाला जाता है। तो आई होप यहां पर आ गया है। हो सकता है ये मोस्टली जेडब्ल्यू नीड पॉइंट ऑफ व्यू है, बट ठीक है, एक समझ आसान है समझना। तो बोर्ड लेवल पे भी जो बात कर रहे हैं उनको भी कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है, या मान लीजिए यहां है, यहां मैंने बना दिया है, ठीक है। इसका मान लीजिए मैं क्लोरीनेशन करता हूं, HNO करता हूं, ठीक है। इसी टाइप का ही है, बट थोड़ा सा देख लीजिए। ये मेरा A है, ये A है, ये मेरा B है, B है, तो ये मेरा क्या हुआ है C, क्योंकि ये अलग है, ठीक है। तो देखिए ये है क्या CH3, ये क्या है CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ठीक है। अब आप देखिए मेरे पास ये A ये भी आएगा क्योंकि ये सेम A है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये मेरा B आ गया, ये C आ गया है, तो ये मेरा क्या आ गया है D, ठीक है, समझिएगा। अब आप देखिए बिल्कुल वैसे ही करना है। A B C एंड D। A में कितने 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 हाइड्रोजन है। B में कितने हैं 1 और 1, क्योंकि ये 3 डिग्री है ना, यहाँ पर 1 1 है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी क्या है, एक वैलेंसी है, तो यहाँ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन या हाइड्रोजन होगा, तो C में एक हाइड्रोजन होगा। ध्यान दीजिएगा D में 3 हाइड्रोजन। करने का तरीका समझ में आ गया। अब आप देखो 12 क्या है 1 डिग्री है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा। ये B कितना है 3 डिग्री, तो 5 मल्टीप्लाई होगा। C भी 3 डिग्री है क्योंकि ये 1 डिग्री, ये C भी क्या है 3 डिग्री, इसलिए 5 मल्टीप्लाई होगा। D 1 डिग्री है तो 1 मल्टीप्लाई होगा। देख लीजिए कैसे निकालते हैं। आपके पास ये हाइड्रोजन ये सेम है इसलिए 12 लिखे, ये वाला हाइड्रोजन डिफरेंट है इसलिए 3 लिखा, ये दोनों हाइड्रोजन सेम है तो 2 लिखा, ये हाइड्रोजन 1 है क्योंकि 3 डिग्री में, इसमें देखो 1 2 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी तो एक ही तो बची। इज इट क्लियर? तो आप देख लीजिए 12 10 5 3, 12 + 10 22 + 5 27 + 3 30 आ गया। यदि परसेंटेज पूछे तो 12/30 × 100, 10/30 × 100, 5/30 × 100 एंड 3/30 × 100। परसेंटेज पूछे तो ये पूछे, अदरवाइज यदि मेजॉरिटी में A B C D, तो ये तो सीधा ही ऑर्डर आ रहा है। इसका मतलब यदि आपके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आपका A यानी Cl यहां लग जाना चाहिए A। यदि B की बात करें तो आपका यहां पर Cl लग जाना चाहिए B। दिस इज A, दिस इज B। यदि मैं C की बात करूं, ये Cl लग जाना चाहिए, दिस इज C। यदि मैं D की बात करूं, ठीक है, तो प्रोपोर्शन A B C D, ठीक है। तो A वाला क्या है मेजर आया है। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस भी आए तो करेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन नो डाउट जेडब्ल्यू या नीट के लिए ज्यादातर काम आएंगे, बट ठीक है फिर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफोगैलिटी यानी लिविंग न्यूक्लियोफाइल एंड बेसिसिटी में कंपेयर कराऊंगा। बहुत अच्छा लेक्चर होगा, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसके बिना SN1 SN2 समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टाइप ऑफ सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफिलिसिटी के बिना SN1 SN2 समझना, या E1 E2 या सब्स्टिट्यूशन कब होगा, एलिमिनेशन कब होगा, वो समझना मुश्किल होगा। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड समझना है तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना जरूरी है। ओके, टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।